नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। देखिए, जो अपना इससे पहले का जो टॉपिक हमने किया, उत्तर भारत का जो था हर्ष का टाइम, ठीक है जी, और दक्षिण भारत में पुलकेशिन का टाइम। यहाँ इस टाइम पे आके प्राचीन इतिहास खत्म हो जाता है। उसके अलावा जो छोटे छोटे राजवंश साइड में पढ़ते थे वो भी मैंने आपको करवा दिया। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमें राजपूत के बारे में जानना है, अब मैं स्टार्ट करवाती हूँ, आपको बताऊंगी कैसे राजपूत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मध्यकालीन भारत स्टार्ट करते टाइम पे। ठीक है जी, कहानी मध्यकालीन भारत की आपको वीडियोस मिलेंगी अरब आक्रमण से नहीं। राजपूत कहाँ गई भाई? राजपूत से स्टार्ट करना है हमने। देखो जरा यहाँ पर समझो इस चीज को। देखिए क्या लिखा है, कहते मध्यकालीन भारत इतिहास की अवधि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। कौन सी शताब्दी तक? 8वीं से 18वीं तक। 8 से लेके एडी से 18 एडी तक ये हमारा कहलाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। समझ रहे हो? इसके भी हमने दो टुकड़े करने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आपका। ठीक है, कैसे सुनो। कहते प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के शासन के साथ समाप्त हो जाता है। मध्यकाल को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्यकाल, ठीक है जी, और उत्तर मध्यकाल। जो प्रारंभिक है 8 से 12, टोटल कितना है ये देखो, 8 से 18 है। ठीक है जी, मान लिया। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे, 8 से 12 एक पीरियड बना लेंगे अपा, और 12 से 18 दूसरा पीरियड। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कहते प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के राजपूत राजवंशों का, ठीक है जी, राजपूत वंशों का टाइम पीरियड है। और वो इस राजपूत वंश में लगभग 36 राजपूत कुल मिले हैं, और कई बुक्स में तो इससे भी ज्यादा दे रखे हैं। अब एक बात बताइए, क्या हम 36 हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे नहीं करने हैं, आपने नहीं कर पाएंगे, और ना ही एग्जाम में ऐसे आते हैं। हमें प्रमुख राजवंश उठाने हैं, इसके 8-10 हैं, उसमें से ही करना है, और उसमें से ही क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। और राजपूत वंश की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में लोगों के क्या क्या विचार थे, वो भी हमने जानना है। आइए शुरू करते हैं किसके बारे में? राजपूत वंश के बारे में। तो ये आपको समझ में आया, मध्यकालीन भारत को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 से 12 और 12 से 18, और टोटल मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 8 से 18 के। ठीक है जी, यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो राजपूतों की जो प्रमुख राजवंश है जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। गुर्जर प्रतिहार वीडियो मिल चुका है, चौहान वंश आज कराऊंगी, गढ़वाल वंश कन्नौज के राठौड़ और गढ़वाल वंश एक ही है। आपको याद है, कोई सुना होगा ना कहानी आपने, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है, इसका प्यार पड़ जाता है किसके साथ में? जो कन्नौज राठौड़ है वहां की जो लड़की है जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ में। ठीक है जी, मालवा के परमार वंश, गुजरात का चालुक्य वंश, बुंदेलखंड के चंदेल और चेदी राजवंश, बंगाल के पाल व सैन वंश, दिल्ली के तोमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ के गुहिला और सुसिदिया, गुजरात के सोलंकी। तो ये हमने सारे करने हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब तक जो एग्जाम का जो हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बाकियों से इतने क्वेश्चन नहीं आते। तो यही आप उठाएंगे, इसके बारे में करते हैं। नोट करने वाली बात क्या है? कहते कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मध्य भारत के प्रतिहारों, बंगाल के पालो, दक्कन के राजपूतों तथा के बीच था, क्योंकि ये तीनों राजवंश कन्नौज और उपजाऊ गंगा घाटी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। सुनो ध्यान से, ये है आपका भारत का जो नक्शा है। यहाँ पे आपका था पाल वंश, यहाँ पे आपके गुर्जर प्रतिहार, जीपी लिख रही हूं, गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पे थे आपके
राष्ट्रकूट। ठीक है जी। और यूपी में क्या पड़ता है? कन्नौज, जो हर्ष का कभी मतलब कि जहाँ पे शासन हुआ करता था। हर्ष के मतलब समाप्त होने के बाद, उसका शासन समाप्त होने के बाद इन तीनों में क्या संघर्ष चल पड़ता है इसको जीतने के लिए, इसको जीतने के लिए। ठीक है जी। तो आपने ये पहले के लेक्चर्स में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है। किसके लिए हुआ था? आपका कन्नौज के लिए हुआ था। और कन्नौज गंगा घाटी में पड़ता और बहुत ही उपजाऊ था और बहुत ही क्या था, यहाँ पे समृद्धि के लिए जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे, कैसे इसका बैकग्राउंड है वो देखते हैं। कहते हु वर द राजपूत्स, राजपूत कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। सारे इतिहासकार क्या इनकी सेम वर्डिंग नहीं है। इनको लेकर, राजपूतों को लेकर अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचार है। देखते हैं कैसे। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत दिए जाते हैं। कोई कहता है ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है जी। कोई कहता है ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सिद्धांत है इसके अंदर। एक कहता है जी अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत है। एक कहता है जी मिश्रित जाति का उत्पत्ति का सिद्धांत है। विदेशी यानी कि विदेश से आए हुए हैं ये। कुछ कहते हैं जी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी यानी कि राम और कृष्ण जी के टाइम से चले आ रहे हैं ये। कुछ कहते हैं भी माउंट आबू पे ना हवन कुंड किया गया था, हवन कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। कुछ कहते हैं नहीं, विदेशी जो यहाँ पर कुषाण, शक आए थे, उनका यहाँ पे जब बसाव हो गया, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ में जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, जो उनसे नई संतान उत्पन्न हुई, अलग अलग विदेशी और भारतीय, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसको क्या बोला जाता है? राजपूत बोला जाता है। ठीक है जी। ये है, ये सिद्धांत दिए, आगे डिटेल में भी करवाती हूँ मैं अभी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए एक को ध्यान से। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, राजस्थान के इतिहास, कर्नल टॉड, अंडरलाइन कर लो। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है राजपूतों के बारे में, किसने दिया था? आप बताना कि राजस्थान का इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? कर्नल टोड के अनुसार राजपूत विदेशी जातियों के संतान थे। शक, कुषाण, होण आदि विदेशी जातियों के लोग भारत में स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने भारतीयों से विवाह स्थापित कर लिया तथा उनके रीति रिवाजों को अपना लिया। इन विदेशी जातियों से जो संतान उत्पन्न हुई वह बहुत वीर थी, उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। राजपूतों में प्रचलित सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, अश्वमेध यज्ञ आदि विदेशी जातियों से लिए गए थे। इसके अतिरिक्त भारत के प्राचीन इतिहास में राजपूतों का नाम तक नहीं मिलता। इन कारणों के कारण कर्नल टोड का कहना है कि राजपूत क्या थे? विदेशी थे। आगे बात समझ में, वो क्या कहते हैं कि ये विदेशी थे, जो यहाँ पे अपना शक आए थे, कुषाण आए थे, हूण आए थे, उनका यहाँ पे जब स्थायी वास हो गया भारत में और इन्होंने भारतीयों के साथ में क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और क्या है, इनसे जो संतान पैदा हुई वो क्या थी? राजपूत थी। और इनका क्योंकि इससे पहले कभी जिक्र नहीं कहीं इतिहास में मिला। दूसरी बात, इनके द्वारा की जाने वाली सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, अश्वमेध यज्ञ, ये सारी बातें क्या हैं? विदेशियों का मतलब विदेशी जातियों से लिए गए हैं। अब आगे बात समझ में, नेक्स्ट करते हैं। आगे है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सिद्धांत। इसको ये मतलब कि ये विचार किसने दिया है? वेद व्यास ने, सीवी वैद ने और गौरी शंकर ओझा ने। मतलब कि ज़्यादातर तो गौरी शंकर ओझा आपको एग्जाम्पल में देखने को, ऑप्शन में देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि विदेशी जाति का सिद्धांत कर्नल टॉड ने दिया। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो है ना, तो आप नाम भी याद कर लो भी, इनको तीन व्यक्तियों ने दिया। कौन कौन? वेद व्यास, सीवी वैद और गौरी शंकर ओझा आदि विद्वान कर्नल टोड के मत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि राजपूत विदेशी नहीं है, अपितु वे प्राचीन काल से क्षत्रिय जाति के सूर्यवंशी, चंद्रवंशी परिवारों से संबंध रखते हैं।
ठीक है जी। इनका कहना है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय जाति हुआ करती थी ना, उसकी दो शाखाएं कौन कौन सी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, ये उनकी संतान है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए, अब वो कुछ तर्क तो देंगे ना कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोला, उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, सुनो। राजपूतों का शारीरिक आकार विदेशियों की अपेक्षा आर्यों से अधिक मिलता था, ये कहना है इनका। आगे है, राजपूतों में अग्नि पूजा, सूर्य पूजा और अश्वमेध यज्ञ आदि प्रचलित थे। राजपूतों ने ये प्रथाएं विदेशियों से ग्रहण की थी। ठीक है जी। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी के राजपूत शासकों के शिलालेखों में यह बताया गया है कि वह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्या हैं, क्षत्रिय हैं। इनके जो शिलालेख मिले हैं राजपूतों के, उसमें ये बात लिखी हुई है कि क्या, कि हम क्या हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। और आर्य क्या थे भी, ये पॉइंट को आप क्लियर कर लो। कहते राजपूतों में अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रचलित थे। राजपूतों ने ये प्रथा विदेशियों से ग्रहण की थी, मतलब कि प्रथा तो विदेशियों से ग्रहण की थी लेकिन खुद तो वो यहीं के थे। ये कहना किसका है, गौरी शंकर ओझा का और वेदव्यास जी का, ठीक है जी, और किसका, सीवी वैद्य का। इनका एरिया, कहते जयपुर, जैसलमेर, मेवाड़ तथा बीकानेर आदि राज्यों के शासक बड़े आदर से इस बात का दावा करते थे कि वे राम तथा कृष्ण के सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी परिवारों से संबंध रखते हैं। आगे बात समझ में। इनका एरिया लगभग ये राजस्थान वाला, दिल्ली वाला ये पड़ जाता, हरियाणा वाला। जब ये आपको आगे करवाऊंगी उसमें पता लगेगा आपको, ठीक है जी। तो ये कारण है, इसमें मेन हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, सिर्फ ये बनता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का सिद्धांत किसने दिया, तो गौरी शंकर ओझा ने, वेद व्यास ने और सीवी वैद्य ने दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको। और इनका ये तर्क देने का कारण क्या है ये भी पता लग गया आपको। कई बार एग्जाम्पल में या ऑप्शन में ऐसे भी डाल देंगे, अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत। सुनो ध्यान से, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में यह मत व्यक्त किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। देखिए जो पृथ्वीराज तृतीय था, चौहान बोलते हैं ना वो पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है, ठीक है जी। इसका ये वही है जिसका मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध हुआ था 1191 में, 92 में ये हार गया था, 91 में जीता था, ठीक है, आगे इतिहास में भी आएगा। तो इसका एक दरबारी कवि था चंद्रबरदई, उसका क्या कहना था कि जो ये राजपूत है ना, इनका जन्म कहाँ से, अग्निकुंड से। अग्निकुंड जैसे हवन वाला अग्निकुंड नहीं होता, उससे होता है। उसने क्या विचार दिया, अपने मत क्या दिया, सुनो। उसके विचार अनुसार परशुराम ने जब सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया तो ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली जाति की आवश्यकता अनुभव हुई। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मणों ने एकत्र होकर माउंट आबू राजस्थान में पर 40 दिनों तक क्या है, महान यज्ञ किया। अंत उनका यज्ञ सफल हुआ। पवित्र अग्नि से 4 योद्धाओं का उत्पन्न हुए, जिन्होंने 4 कौन कौन से थे, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, इनकी नींव रखी। मतलब कि 4 व्यक्ति उस अग्निकुंड से बाहर निकले और उन्होंने ये शाखाएं रख दी। क्या बताइए आप, बच्चों वाली कहानी नहीं लगती? कोई विश्वास कर पाएगा इस पे? कोई नहीं कर पाएगा, काल्पनिक कहानी लग रही है बिल्कुल बिल्कुल। आगे है मिश्रित जाति का सिद्धांत। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार राजपूत न तो पूरी तरह भारतीय थे और न ही पूरी तरह से विदेशी थे, वे इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। आगे बात समझ में, ठीक है जी, वो इन दोनों के मिश्रण से मतलब कि पैदा हुए थे। भारत में हूण, कुषाण और शक आदि नामक विदेशी जातियां स्थायी रूप से बस गई, ठीक है जी। उन्होंने भारतीयों से क्या किया, विवाह संबंध स्थापित कर लिए, ओके जी। इनमें से बाद में चौहान, परमार, प्रतिहार, सिसोदिया आदि राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, परंतु चंदेल, राठौर, कलचूरी आदि राजवंशों की उत्पत्ति गोड़, भार, कोल आदि भारतीय जातियों के मेल से हुई थी। बात समझ रहे हो? आपको ये याद रखना है कि इसका कहना है कि चौहान, परमार, प्रतिहार, सिसोदिया
ये क्या है, मिश्रित जाति के हैं। इनके मतलब कि कुषाणों के, हून्स के और शक के मिश्रण से जो भारतीयों के साथ शादी होकर मिश्रण हो गया इनका, उससे पैदा हुए हैं। और जो दूसरे हैं कौन कौन, चंदेल, राठौर, कलचुरी, ये है इनकी उत्पत्ति गोंड, भार और कोल आदि भारतीय जातियों के मेल से हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सर्वमान्य भी यही है, ठीक है जी। आगे देखो, कहते हैं कि सबसे विश्वसनीय सिद्धांत, इनमें आपने पढ़ लिए सारे, अब इसमें से मोस्ट मतलब कि जो जिसको सारे मानते हो एक्सेप्टेबल कौन सा है? कहते राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में आलोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि कर्नल टोड का जो मत है राजपूत विदेशी थे को स्वीकार नहीं करते, ठीक है जी। सीवी वैद, व्यास और गौरी शंकर ओझा का मत कि राजपूत राम और कृष्ण के सूर्यवंशी, चंद्रवंशी से संबंध रखते थे को भी नहीं माना जाता। इसका मुख्य कारण है कि 7वीं शताब्दी से पूर्व कहीं भी राजपूत नाम सुनने को नहीं मिलता, ठीक है जी, ये भी नहीं है। फिर चंद बरदई का यह सिद्धांत कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई है, यह तो पूरी की पूरी अकाल्पनिक कहानी नजर आती है। आगे है, आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ के मत से सहमत है कि राजपूत क्या थे, मिश्रित जाति के थे। तो मैक्सिमम क्या है जो सर्वमान्य एक्सेप्टेबल सिद्धांत किसका है? V.A. स्मिथ का, V.A. स्मिथ का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, राजपूतों की जो प्रसिद्ध वंश मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिए, आपके गुज्जर प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य हैं, इन सब का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे डिटेल में। पहले है प्रतिहार वंश, वैसे इसकी मैंने वीडियो अलग से भी प्रोवाइड की है, वो भी देख लेना, और यहाँ पे हम शॉर्ट में चलेंगे। प्रतिहार राजवंश की नींव कहते हैं 725 ईस्वी में अवंती में नागभट्ट प्रथम ने रखी थी। नागभट्ट प्रथम शासक इसको माना जाता है, लेकिन इसको कहते हैं पर जो ये था ना हरिश्चंद्र उसने रखी थी, जो ब्राह्मण ने नींव उसने रखी थी। वास्तविक शासक किसको मानते हैं? नागभट्ट को। ये पहला था। नागभट्ट सेकंड ने चक्र युद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार युद्ध कर लिया था, उसे अपने राज्य में अपनी राजधानी घोषित कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए चल रहा था, ठीक है जी, उसमें कभी गुज्जर प्रतिहार हावी हो जाते, कभी नीचे से राजपूत हावी हो जाते, कभी पाल वंश के हावी हो जाते। तो यहाँ पे एक बात बताएगी कि नागभट्ट सेकंड जो था ना, उसने कन्नौज पे जो बैठा हुआ शासक चक्रयुद्ध उसको क्या कर दिया, हरा दिया था और कन्नौज पे कब्जा कर लिया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मेहर भोज था, ठीक है। परमार जब पढ़ोगे ना वहां पे भी भोज आएगा, और परमार के भोज को और प्रतिहार के भोज को डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने क्या रखा, इसका नाम मेहर भोज रखा। उसके राज्यकाल कब से कब तक था? 836 से 85 में प्रतिहार वंश अपने उन्नति के शिखर पे पहुंच गया। कब? मेहर भोज के टाइम पे। कहते हैं अरब यात्री सुलेमान ने उसके शासन की बहुत प्रशंसा की, इसको अल जरूर कहा। क्या बोला था? गुर्जर प्रतिहारों को अल जरूर कहा था उसने। आगे है उसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल, किसका उत्तराधिकारी? मेहर भोज का महेंद्रपाल 885 से 910 में काफी प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है जी। वह न केवल एक विजेता था अपितु कला तथा साहित्य का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। राजशेखर उसके दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि था, ठीक है जी। प्रतिहार शासक राजशेखर को मैं पहले उस गुज्जर प्रतिहार में भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना, संस्कृत का ये राइटर था। आगे है प्रतिहार शासक राजपाल ने 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि प्रतिहार वंश का कौन सा वो शासक था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान 1018 में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसको मार दिया जाता फिर बाकी राजपूतों के द्वारा मिलकर। इसलिए राजपूतों ने उसका क्या कर दिया? राजपूतों ने उसका वध कर दिया। इसके साथ ही इसका वंश का क्या हो गया?
अंत हो जाता है। मेरी बात सुन लो ध्यान से, गुर्जर प्रतिहार की एक अलग से वीडियो है, अपना अबोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा, सर्च करिए गुर्जर प्रतिहार, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तो हम सारे इकट्ठे चल रहे हैं ना करने के लिए, इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि बाकी ये सारे अलग अलग भी मैं करवा चुकी हूँ सारे राजवंश। आज पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं परमार। जो परमार राजवंश ने मालवा में अपना शासन स्थापित किया। इस वंश की स्थापना चाहे कृष्ण राज ने की थी, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक सियक को माना जाता है। तो ये मेरे संस्थापक बड़े इंपॉर्टेंट है, संस्थापक पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, और यहाँ से मेन क्वेश्चन संस्थापकों का बनता आ रहा है। ठीक है जी, जो मास्टर कैडर एग्जाम का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें चौहानों की जो शाकंभरी उसका पूछा था। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको संस्थापक, राजधानी एरिया कहाँ था, और प्लीज़ मेरा जो एक एक वीडियो अलग से इन टॉपिक्स का बनाया हुआ है उसको ज़रूर देखना। आज तो मैं सारे इकट्ठे करवा दूंगी आपको। तो इसका संस्थापक परमार का कौन था? सियक था। इस वंश के शासक मुंज ने परमार राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसे कला के साथ बहुत ही प्रेम था। परमार राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भोज था। मैंने बोला था ना कि एक गुर्जर प्रतिहारों में भी भोज है और परमार में भी एक भोज है, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? मेहर भोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहर भोज बोलते हैं। और परमार वाले को अकेला भोज बोला जाएगा। उसने अपने शासन काल में, यानी कि 1018 ईस्वी से 1060 ईस्वी में परमार राज्य वंश का काफी विस्तार किया। उसने अपनी राजधानी धार, अब यहाँ पे राजधानी मिल गई आपको धार, ठीक है जी, ये ध्यान में रखनी है। राजधानी धार में एक संस्कृत विद्यालय का स्थापित किया था। उसने भोजपुर नामक झील का निर्माण भी करवाया था। उसने शिव देवता को स्मृति में कई मंदिर बनवाए। ठीक है जी, उसने सभी धर्मों को प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। प्रसिद्ध इतिहासकार S.N. सेन का कहना है, इतने आधुनिक गुणों के कारण उसे ठीक ही मध्यकालीन भारत के महान शासकों में गिना जाता है। ठीक है जी, किसको? भोज को। याद रखोगे जी। आगे है, कहते राजा भोज की मृत्यु के पश्चात परमार घराने का पतन आरंभ हो गया। मतलब भोज ही क्या था, एक यहाँ पे शक्तिशाली था, उसके बाद समाप्त होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया। इनके राजवंश में क्या होना शुरू हो गया? गिरावट आना शुरू हो गया था। ठीक है जी, इस चीज को आप याद रखोगे। आगे बढ़ते, कहते 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगी उसमें ये आएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया तथा इस प्रकार परमार राजवंश का अंत हो गया। आपने गुर्जर प्रतिहारों का अंत कैसे हुआ? महमूद जो गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसने? राजपाल ने। तो बाद में उसका बाकी राजपूतों ने उसको मार दिया कि तूने हमारी बेइज्जती करा दी, राजपूत होके तूने अधीनता स्वीकार कर ली, तो वो राजवंश वहीं पे खत्म हो जाता है। यशपाल उसका अंतिम शासक था। तो परमार का भी अंत देख लो। भोज एक महान शासक था, उसके बाद कोई ऐसा महान आया नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब 1305 पे इस पे को मालवा पे कब्जा करके इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संस्थापक याद रखना सियक था और गुर्जर प्रतिहारों का नागभट्ट प्रथम। सोलंकी के बारे में पढ़ते, सोलंकी भी इंपॉर्टेंट है। सोलंकी वंश को चालुक्य वंश भी कहा जाता है। ठीक है जी, कहते इस राजवंश की नींव 941 ईस्वी में गुजरात में मूलराज ने रखी। अब संस्थापक कौन है? सोलंकी राज, उसका राजपूत वंश का कौन बताओगे? मूलराज। और इनकी राजधानी कौन सी थी? अनहिलवाड़ा। क्या बोलोगे? अनहिलवाड़ा। इस राजवंश ने उत्तर गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों पर 356 वर्षों, यानी कि 941 से लेके 1297 ईस्वी तक शासन किया था। कहते जय सिंह सिद्धराज, कौन? जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल ने सोलंकी राज्य को विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से आपको इनके शासकों के नाम भी पता लग रहे हैं। संस्थापक कौन? मूलराज। राजधानी कौन सी? अनहिलवाड़ा। और एरिया कौन सा? उत्तर का गुजरात और राजस्थान का एरिया। ठीक है जी। और शासक कौन? जय सिंह सिद्धराज। और यहाँ पे कुमारपाल। और सोलंकी जो शासक थे ना, वो जैन मत को बहुत बड़ा संरक्षक थे। जैन मत को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। आगे है, उन्होंने गुजरात व राजस्थान में कई खूबसूरत जैन मंदिरों का निर्माण कराया।
प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचंद्र ने कुमारपाल के दरबार को 4 चांद लगा दिया। तो क्वेश्चन आएगा आपको, जो जैन जो लेखक है हेमचंद्र किसके दरबार में था? तो आप बताओगे भाई सोलंकी राजवंश का एक शासक था, कौन? कुमारपाल, उसके राज दरबार में था। कहते 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अधिकार कर लेने से इस वंश का अंत हो गया। अब देखो ये जो बाहर वाले दिल्ली सल्तनत वाले हैं, 1305 में उन्होंने परमार का मालवा जीत लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इनका इलाका जीत के अपने इलाके में मिला लिया 1297 में। तो आपको याद हो जाना चाहिए 1297 में चला गया, इनके हाथ सोलंकी खत्म हो गया और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के परमार शासकों को खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका मैंने अलग से वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये तो राजपूत इकट्ठे में क्विक रिवीजन करवा रही हूँ ताकि हम मध्यकालीन भारत को अच्छे से स्टार्ट कर सके, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, आपका बेस भी क्लियर हो जाए। चौहान वंश का ये क्वेश्चन आया था ना अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था कि चौहान वंश शकंबरी का मतलब कि जो शाखा थी वहां पर किसने मतलब कि इसका संस्थापक था? वासुदेव। आगे है, वासुदेव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी अजमेर के निकट शकंबरी में स्थापित की। ठीक है जी। चौहान शासक गुज्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। बात समझ रहे हो? जो हमने पहले नंबर पे गुज्जर प्रतिहार पढ़े थे ये उनके सामंत हुआ करते थे कभी, और टाइम पाकर इन्होंने क्या किया? शक्ति हासिल कर ली। कहते 10वीं शताब्दी के आरंभ में वकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो कौन ऐसा व्यक्ति था? जैसे गुज्जर प्रतिहारों का एक सामंत था, कौन? वक्तिपति राज। कौन? वक्तिपति राज। इसने बोल दिया कि हम अब आपके अंडर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है जी। और संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और आजाद की घोषणा किसने कर दी? इसने कर दी। इस वंश का वास्तविक इतिहास सिंह राज से आरंभ होता है। तो ठीक है भाई, वासुदेव ने स्थापना कर दी, व्यक्तिपति राज ने क्या है? सामंत था, इसने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन जो वास्तविक कहानी हमारी शुरू होती है सिंह राज से शुरू होती है। उसने 944 ईस्वी में जयपुर में स्वतंत्र होने की घोषणा की और महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण करना, अपने आप को स्वतंत्र करना कि बस हम क्या है? आजाद है। ऐसा एक टाइम पीरियड आपने देखा था चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है जी। जब जो श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, ये किस कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? अपने आप को आजाद घोषित करके महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर ली। और ऐसा ही चौहानों के कौन? सिंह राज ने, जो किसके सामंत हुआ करते थे? गुज्जर प्रतिहारों के। किसके? गुज्जर प्रतिहारों के। उनको बोल दिया कि हम आप आजाद हैं। ठीक है जी। और महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर ली। इस वंश के शासक कौन? अजय देव ने अजमेर नामक नया शहर में बसाया। जो आप आज का अजमेर देखते हो वो कौन, किसने बसाया? अजय देव ने। और वो किसका पुत्र था? इसका सिंहराज का। आगे पृथ्वीराज प्रथम। भी पृथ्वीराज 3 हुए हैं। हमें जो पढ़ना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ना है। जो हमारा लास्ट वाला था ना जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से मोहम्मद गोरी से युद्ध वाला, वो तृतीय था। कई बार आपको ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान नहीं देंगे बच्चे, वहां पे लिखा होगा पृथ्वीराज तृतीय। तो आपने तो पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान, आप तो बोलोगे आया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो दोनों बातों को क्लियर रखो। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज 12वीं शताब्दी ने अजमेर नगर की स्थापना की। अच्छा सुनो, ये जो अजय देव था ना, किसका? अजय राज। अजमेर नगर की स्थापना की, उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है जी। अजय राज और कहीं पे अजय देव भी दे रखा है, तो आप देख लेना, अजय राज आए, अजय देव आए, जो भी है। और ये पुत्र किसका था? पृथ्वीराज का प्रथम का था। और पृथ्वीराज प्रथम किसका पुत्र था? सिंहराज का था। पहले से मुझसे बताने में गलत हो गया था। आगे देखते हैं। कहते विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? विग्रहराज चतुर्थ, चौथे नंबर का बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है जी। इसने तोमर राजाओं को पराजित करके 1151 ईस्वी में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। भाई जो आज की आप दिल्ली देखते हो ना,
इस दिल्ली का मतलब कि जो स्टार्टिंग है, ढिलिका, दिल्लीवाल इसको बोलते थे, ये जो एरिया है ना तोमरों ने बसाया था, तोमरों ने, अनंगपाल ने। और जो तोमर थे ना वो भी राजपूत ही हुआ करते थे, बात समझ रहे हो। इनका एरिया चौहानों का पहले अजमेर तक था, ठीक है। और तोमर कहाँ बैठे थे? दिल्ली में, ढिलिका भी बोलते थे उसको, ढिलिका। अलग से मैं आपको जो दिल्ली का इतिहास एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसमें स्टार्टिंग से जब से इंद्रप्रस्थ हुआ करते थे तब से लेकर सारा ये न्यू दिल्ली तक का जो सारा सीन मैं आपको बताऊंगी उसमें। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखो, ये समझना जरूरी है, ये समझ जिसके आगे वो सुपरस्टार बच्चा है। जो ये चौहान का एरिया था राजस्थान का अजमेर तक था, लेकिन जो दिल्ली में ऊपर दिल्ली की तरफ कौन बैठे थे? तोमर। इन तोमरों को हरा कर किसने? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है जी। इसने क्या कर दिया? 1151 में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। यह विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। इसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रीट का एग्जाम होता है, RAS का होता है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसमें ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है जी। हरिकेली नामक एक नाटक लिखा, किसने? विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। ये किस वंश का था? चौहान वंश का, बात समझ में आ गई। और इसने तोमरों से दिल्ली को छीन लिया, कब? 1151 में। आगे देखते हैं, इसके दरबार में ललित विग्रह राज का रचनाकार सोमदेव रहता था। तो लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया, आपसे बोलेंगे कि बताइए ललित विग्रह राज की रचना किसने की? सोमदेव ने की। किसके दरबार में था? किसके था? विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव के दरबार में ये था, जो कि चौहान वंश से संबंध रखता था। आगे बढ़ते हैं, आगे है पृथ्वीराज तृतीय। मैंने बताया था ना, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जिसको जानते हैं, कहते हैं इस वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक और ऐतिहासिक शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, जिसकी चर्चा लोक कथाओं में भी मिलती है। पृथ्वीराज तृतीय कब शासक बना? 1178 में। कब बना भी? 1178। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1178 में। अच्छा ये बताओ, 1151 में विग्रह राज बीसल देव ने तो दिल्ली पे वो कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बना होगा तो इसको राजधानी क्या मिली होगी? इसको दिल्ली मिला होगा कि नहीं मिला होगा अपने आप से? हाँ जी मिला होगा, ठीक है जी। देखो यहाँ पे इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। किसे? पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज तृतीय को क्या बोलते हैं? राय पिथौरा। कहते 1191 ईस्वी में तराइन के, जो तराइन एक तरोरी नाम की जगह है, गांव है, एक जगह है तरोरी। ये क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। जो तराइन का युद्ध है वो कौन सी जगह पे? गांव था एक तरोई नामक, वहां पे के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को क्या क्या पराजित कर भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब इसने मोहम्मद गोरी के आक्रमण शुरू हो चुके थे, ठीक है जी। 1191 में उसने आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से हार जाता है। कहते हैं हमीर पृथ्वीराज के दरबार में भयानक भट्ट, विद्यापति, गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागेश्वर तथा चंद्रबरदई आदि विद्वान निवास करते थे। चंद्रबरदई का तो नाम काफी फेमस है क्योंकि इसने पुस्तक भी लिखी है, पृथ्वीराज रासो। कहते हैं हमीर महाकाव्य में चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का विवरण मिलता है। किसमें? हमीर महाकाव्य में। किसमें? हमीर महाकाव्य में। पृथ्वीराज तृतीय को राजकवि चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जय नायक ने पृथ्वीराज विजय। अब एक बात सुनो, एक राइटर और भी था इसके दरबार में जिसका नाम क्या था? जयानक। क्या? जयानक। क्या बोलोगे? जयानक। जयानक ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज विजय। अब ये तो बहुत बार याद कर चुके, छोड़ दो इसको आप। जयानक ने कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय। जय और विजय, जय और विजय याद कर सकते हो इस तरह से। कहते हैं दिल्ली लेख से पता चलता है कि इस वंश के शासकों ने हिमालय से विंध्या पर्वत तक, हिमालय ऊपर यानी कि उत्तर में आ गया और ये विंध्या आ गया और ऊपर हिमालय आ गया, यहाँ तक, ठीक है जी। इस एरिया को
विंध्य तक के क्षेत्र को कर वसूल किया था, इतना एरिया में कर वसूल किया था। इस वंश का साम्राज्य दिल्ली, झांसी, पंजाब, राजपुताना, अंग्रेजों के टाइम पे राजस्थान को राजपुताना बोला जाता था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत हुआ करता था। कहते 1178 में पृथ्वीराज चौहान के राज सिंहासन पे बैठने से चौहानों के इतिहास में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। वह चौहान वंश का क्या था, एक महान शासक था। 3-4 क्वेश्चन सुन लो मेरी बात। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे क्या बोला जाता है, राय पिथौरा भी बोला जाता है, गद्दी पे कब बैठा, 1178 पे, ठीक है जी। और इसके समय पे मोहम्मद गोरी का 1191 ईस्वी में जो हमला हुआ, इसने उसको हरा दिया, लेकिन अगले ही साल 1192 में ये हार जाता है। और कहते हैं जो ये था ना अपना राठौड़, कन्नौज के राठौड़ गढ़वाल जिनको बोलते हैं, उनका एक राजा था कौन, जयचंद, उसने ही इनविटेशन भेजा था मोहम्मद गोरी को कि तू आ जा, क्योंकि उसकी बेटी का प्यार मोहब्बत पड़ गया किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, कहते उसकी सफलताओं के संबंध में उसके दरबारी कवि चंद्रबरदई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में वर्णन किया है। उसकी वीरता के कारण कन्नौज के शासक जयचंद की लड़की संयोगता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगती है, किंतु जयचंद इस शादी से क्या है, विरुद्ध होता है, वही कि नहीं करनी, शादी नहीं करनी वहाँ पर, है ना। क्या है, एक रिश्ता तो दुनिया में मांग के लिया होता है, बाकी रिश्ते तो आप चलो भगवान ने बना के भेजे हैं। एक लाइफ में अपनी पसंद का एक रिश्ता भी नहीं हम चूज कर सकते, खराब है ना। एक तो होना चाहिए, एक देखिए क्या है कि हमारे मम्मी पापा जो होंगे वो भगवान ने निर्धारित किए हैं, हमारे बहन भाई भी क्या है जो सगे हैं वो भगवान ने निर्धारित किए हैं कि ये तुम्हारे बहन भाई होंगे। क्या हमें अपनी पसंद का अपनी लाइफ में एक पर्सन चूज करने का अधिकार भी नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हर एक व्यक्ति को अब जिसके साथ उसने लाइफ स्पेंड करनी, एक ही तो लाइफ है, उसको स्पेंड करनी, कम से कम उसको वो तो चूज करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। तो ये प्लीज़ इन चीज़ों को देखा करो। आगे है पृथ्वीराज चौहान ने बलात् क्या कर दिया, जबरन संयोगिता से विवाह कर लिया, मतलब कहते हैं भागकर, उसे बलात् विवाह कहते हैं, भागकर शादी कर ली। इस कारण जयचंद पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु बन गया। समझ रही हो, सुनो ध्यान से। दिल्ली में कौन बैठा था, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और कन्नौज में गढ़वाल, गढ़वाल का कौन, कन्नौज के राठौर भी बोलते, कन्नौज के कौन, राठौर, जिसके राजा जयचंद, जयचंद। इसकी पुत्री कौन, संयोगता। संयोगता किससे प्यार करती है, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, थर्ड भी बोला जाता है, ठीक है जी। पृथ्वीराज चौहान के इसने क्या, पृथ्वीराज चौहान ने इससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया जबरन। मत जबरन तो क्या कहिए, इसकी तो सहमति थी, यानी कि इनके फैमिली से अगेंस्ट हो गए, यानी कि पिता से अगेंस्ट हो गए। इस कारण पृथ्वीराज जो जयचंद था पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन बन गया। कहते 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, किंतु 1192 में दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है जी। और जयचंद ने अपने दामाद, संयोगिता से शादी की दामाद ही बन गया, दामाद के खिलाफ बल्कि गोरी की क्या करता है, हेल्प करता है, और वही गोरी जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा देता है। सुनो, उसकी मृत्यु के साथ ही चौहान वंश का पतन आरंभ हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार के निजामी एवं एम हबीब के अनुसार तराइन राजपूतों के लिए सर्वनाश प्रमाणित हुई। इससे राजपूत और विशेष रूप से चौहानों के राजनीतिक गौरव को क्या पड़ा, बहुत गहरा धक्का लगा। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और 1195 में अजमेर पर क्या करके अधिकार करके चौहान वंश का क्या कर दिया, अंत कर दिया, ठीक है जी। तो आपने याद रखना इस चीज को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था जी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ये आगे जब मैं आपको मध्य भारत के जो आक्रमणकारी पढ़ाऊंगी उसमें भी आएगा। आगे देखते हैं गढ़वाल, यही है वो वाले संयोगिता का खानदान। कहते प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसेशों तभी जब प्रतिहार खत्म हुए उसके बाद जो नए उभर के उनको बोलते हैं।
जिन पर राजवंशों का उदय हुआ उनमें गढ़वाल वंश के शासक प्रमुख थे। चंद्रदेव के वाराणसी दानपात्र मदन पाल का वसही अभिलेख तथा कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। आपसे पूछेंगे गढ़वाल वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चंद्रदेव देव के वाराणसी दानपात्र से, और मदन पाल का वसीही अभिलेख से, कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। कन्नौज में प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात, ठीक है जी, 1085 ईस्वी में चंद्रदेव ने गढ़िहाल वंश की क्या कर दी? नींव रख दी। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन गया कि गढ़िहाल वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बताओगे? चंद्रदेव बताओगे। क्या बताओगे? चंद्रदेव बताओगे। जी बना ऐसे ट्विस्ट करने लगी। कहते इसे राठौर वंश भी कहा जाता है। समझ में आ गया? संयोगता कौन से वंश से थे? गढ़वाल वंश से या फिर राठौर वंश से बोल सकते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद था, जिसका शासन क्या था? 1114 से लेके 1154 तक था। उसने बहुत से महत्वपूर्ण प्रदेशों पर अधिकार करके अपने राज्य का काफी विस्तार किया। जयचंद इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। जयचंद जो है ना संयोगता का पिता, वो अंतिम था। मोहम्मद गौरी ने मार दिया इसको 1154 में चंदावर के युद्ध में। कहते हैं प्रसिद्ध शासक था चंद्रदेव। ये काट दो। चंद्रदेव को गढ़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है जी, तो इनकी राजधानी आपको पता लगी क्या है? कन्नौज है। ठीक है, और अंतिम शासक कौन है? जयचंद है, संयोगिता का पिता। 1-2 साल के अंतराल में दोनों ही खत्म हो गए, चौहान वंश भी, वो भी। आगे गोविंद कहते इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोविंद। इसने आधुनिक पश्चिमी बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को क्या कर दिया? पुनः स्थापित कर दिया। इसने मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए तुरुष्क दंड नामक कर लगाया था। ठीक है जी, किसने? गोविंद ने। गोविंद चंद्र एक विद्वान शासक था। पृथ्वीराज रासो से इसके और चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध के बारे में पता चलता है। ठीक है जी, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रबरदई ने लिखी है। चंद्रबरदई किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। इस किताब से पता चलता है कि इसका संबंध किससे था? पृथ्वीराज तृतीय था। किसका? गोविंद चंद्र का। आख्यानों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। जयचंद के दरबार में प्रख्यात कश्मीरी विद्वान श्री हर्ष निवास करते थे, जिन्होंने नैषध चरित एवं खंडन खाद की रचना की थी। खंडन खाद्य की रचना की थी। ठीक है जी, जयचंद के दरबार में कौन रहता था? एक कश्मीरी विद्वान जिसका नाम क्या था? हर्ष था। ठीक है जी, और उसने रचना कौन से की? नैषध चरित्र और एवं खंडन खाद्य। जयचंद ने तरावड़ी के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का क्या दिया? साथ दिया था। तरावड़ी आगे ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। पिछली बार 41-61 की पोस्ट है ना तरावड़ी, उसमें ये पूछा था तरावड़ी। तथा बनारस वर्तमान को जो वाराणसी है को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। दूसरी कौन सी होगी इनकी? कौन सी भाई? वाराणसी। आगे है, उसने 1170 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है जी, 1194 ईस्वी में छंदवाड़ा या चंदावड़ का युद्ध भी बोलते हैं, में लड़ाई करता हुआ मारा गया। ठीक है जी, मोहम्मद गौरी के हाथों। उसकी मृत्यु के साथ ही राठौर वंश का क्या हो गया? अंत हो गया, और कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? मुसलमानों का अधिकार हो गया। आगे बढ़े। तोमर वैसे मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगी आगे। कहते तोमर क्या? 776 ईस्वी में तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है जी, कहते हैं उस समय दिल्ली का नाम दिल्लिका था। क्या नाम था? दिल्लिका था। आरंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। समझ में आए? किसके सामंत हुआ करते थे? प्रतिहारों के और कौन सामंत हुआ करते थे? ये चौहान वंश वाले। ठीक है जी,
आगे है, कहते 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजाओं ने स्वतंत्र हो गए। ठीक है जी। चौहान शासक विग्रहराज ने 1191 में दिल्ली तोमरों से दिल्ली छीन ली। मैंने बताया थे आपको कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने 1151 में तोमरों से क्या कर लिया, दिल्ली को छीन लिया। इस प्रकार तोमर वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है चंदेल। चंदेल देख लेते हैं। कहते हैं 9वीं शताब्दी में चंदेलों, जो प्रतिहार राजाओं के अधीन सामंत थे, ने बुंदेलखंड के प्रदेश पर जैजक भुक्ति में अपना शासन स्थापित किया। जगह का नाम क्या है, जैजक भुक्ति है। नन्नूक, नानक नहीं आएगा, नन्नूक आएगा। नन्नूक चंदेल वंश का संस्थापक था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारे राजवंश ने, पहले तो इनके संस्थापक याद कर लो। इनके संस्थापक कौन थे आपका, ये आपने बताना है। नन्नूक इस वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी क्या थी, खुजराहो। और खुजराहो के जो मंदिर है चंदेलों ने ही निर्माण करवाया था। कहते राजा धंग 954 ईस्वी से 1102 में तथा राजा गंड 1002 से 1025 ईस्वी तक चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा थे। चंदेल शासक महान भवन निर्माता थे। खुजराहो के मंदिर उनकी भवन निर्माण कला के संरक्षण का बहुत बड़ा प्रमाण है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, परमल था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, परमल था। ठीक है जी। आगे है, कहते कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ने 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर अपना अधिकार करके चंदेल वंश का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी। कलचुरी वंश का यह प्रदेश नर्मदा नदी और गोदावरी नदियों के मध्य था। ठीक है जी। कलचुरी वंश कहाँ पे था, नर्मदा नदी के और गोदावरी नदी के। इसकी स्थापना कोकल प्रथम ने की थी। किसने, कोकल से। क से कलचुरी, क से कोकल, क से कलचुरी, क से कोकल ने 9वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में उसकी राजधानी क्या, त्रिपुरी। क्या राजधानी थी भाई, त्रिपुरी थी। उसके उत्तराधिकारियों ने राजकोटों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। राजकोट के पतन के पश्चात 10वीं शताब्दी में लक्ष्मण राज ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब राजकोटों की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन 10वीं शताब्दी में लक्ष्मण राज, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कर्ण था। कौन भी, कर्ण। अब क से कर्ण, क से कोकल प्रथम संस्थापक था और क से आपका क्या होगा, कलचुरी हो गया। कहते इस वंश का 13वीं शताब्दी के अंत में पतन हो गया। मतलब कुछ अता पता ही नहीं, ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। संस्थापक और राजधानी, और प्रसिद्ध कौन था, कर्ण था। आगे गोहिला। कहते गोहिला राजपूतों का सबसे प्राचीन वंश था। इस वंश की नींव 6वीं शताब्दी में उदयपुर में, जो राजस्थान का जगह उदयपुर है, वहां पर उदयपुर में समीप गुरुदत्त ने रखे। किसने, गुरुदत्त ने। ठीक है जी। 10वीं शताब्दी के अंत तक इस वंश के 20 सरदारों ने शासन किया। ठीक है। इसमें बप्पा रावल सबसे प्रसिद्ध थे। यही क्वेश्चन आता होता है कि बप्पा रावल जो थे वो राजपूतों की किस शाखा से संबंधित थे, तो क्या बताओगे, कौन, गोहिला, बप्पा रावल। ठीक है जी। आगे है, वह 8वें तथा 9वें स्थान पर आते हैं, या 8वें या 9वें नंबर पे आते हैं। उसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार वंश के शक्तिशाली हो जाने के कारण गोहिलों का उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। कौन सा, मतलब प्रतिहार, मतलब कि ज्यादा शक्तिशाली हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, गोहिला को अपने अंडर कर लिया। कहते 12वीं शताब्दी में सिसोदिया, जो गिहला वंश से ही थे। ठीक है जी। सिसोदिया क्या थे, गोहिला वंश से ही थे, शक्तिशाली हो गए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लेने पर कुछ समय के लिए गोहिला क्या शक्ति का अंत हो गया। तत्पश्चात राणा संग्राम सिंह तथा महाराणा प्रताप ने इस वंश के गौरव को पुनरुत्थान किया। बाद में जो ये आपको देखने को महाराणा प्रताप या महाराणा संग्राम है, ये बाद में आपको फिर से अकबर के टाइम पे फिर देखने को मिलेंगे। एक बार तो ये खत्म हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1303 में, लेकिन बाद में फिर से ये पिक्चर में आएंगे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा पाल तथा सैन वंश।
पाल वंश मैंने वैसे डिटेल में पिक्चर वीडियो आपको डाल चुकी हूँ, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। अब पाल वंश की स्थापना किसने? गोपाल ने की थी। कब? 1750 ईस्वी में की। उसने 70 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। उसका पुत्र कौन था? धर्मपाल इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने क्या है, जो ये विक्रम अपना उदंतपुरी, जो विक्रमशिला, जो बिहार के ना भागलपुर वगैरह में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बनाई, और नालंदा यूनिवर्सिटी का इन्होंने मतलब कि सबसे मतलब कि क्या रिपेयर करवाया, मुरम्मत करवाई। इसने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। इसने बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन करके पाल साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल किसका बेटा? गोपाल का। गोपाल किस वंश से? पाल वंश से। कहाँ पे थे? बंगाल में थे। कितना राइमिंग बन रहा है देखो इनका। इसने कई बौद्ध मठों का, विहारों का निर्माण कराया। इसने विक्रमशिला मठ का सर्वाधिक विख्यात नाम है, मतलब इसने निर्माण करवाया था। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? देवपाल बना। ये अपने आप के नाम के पीछे ना पाल लगाते थे। पाल का मतलब होता है रक्षक। ये भी क्या है, काफी विख्यात हुआ था। पाल शासकों के समय में भवन निर्माण कला, चित्रकला, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत क्या हुई भाई? प्रगति हुई। पाल शासक बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, ठीक है जी, तथापि उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति के सहिष्णुता की नीति अपनाई। बाकी धर्मों को भी प्रोटेक्ट किया इन्होंने। कहते 11वीं शताब्दी में के अंत में पाल वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। पाल वंश के पश्चात बंगाल में सैन वंश की स्थापना होती है। पहले पाल वंश होता है, फिर उसके बाद में कौन? आपके सैन वंश आता है। 1095 में विजय सैन ने, अब संस्थापक ही पूछेंगे, इसका यही पूछेंगे, सैन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सैन था, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे थी? बंगाल में थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा लक्ष्मण था। कहते 1204 से लेकर 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सैन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी के ना 4 सेनापति वो छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। कुतुबुद्दीन आपका जो ये ऐबक हो गया, बख्तियार खिलजी है, यलदौज है, ये आपको आगे मैं करवाने वाली हूँ। तो ये जगह जगह पर क्या इनको परास्त करते रहते जो भारत के पहले से शासक थे। कहते बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैन वंश का अंत हो गया। तो कोई खास नहीं है। संस्थापक पूछ लिया, किसके बाद बने थे ये पूछ लिया, और स्थापना किसने की ये पूछ लिया, और इनको खत्म किसने किया ये पूछ लेंगे आपसे। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते आपके। तो ये क्विक रिवीजन आपको सारे राजपूतों की मैंने आज करवा दी है, और इसका सबका इन सभी राजवंशों का अलग अलग वीडियो है जिसमें पूरा डिटेल में दे रखा है आपको, ठीक है जी, वो भी जरूर देखना। और ये जो अपना राजपूतों का मैंने करवा दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, भारत के जो अरब आक्रमणकारी शुरू हो गए, मध्यकालीन भारत अपना शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।